नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमित झा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बिहार के चुनाव को लेकर लगातार वीडियो बना रहा हूं। अब जबकि बिहार में परिणाम आ चुके हैं, एनडीए 202 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है, आरजेडी की हालत बहुत खस्ता है। और आरजेडी की हालत जो खस्ता हुई है, उसके कारण पारिवारिक कलह भी शुरू हो गया है। क्या यह पारिवारिक कलह एक सोची समझी चाल है, या फिर सच में पारिवारिक कलह सड़क पर आ गई है? आज के इस वीडियो में यह एक बहुत बड़ा बात हम करेंगे, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा परिणाम के ऊपर। बिहार में 202 सीटें एनडीए को आती हैं, जहां पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जदयू दूसरे नंबर पर है, आरजेडी तीसरे नंबर पर है, लेकिन हालत बहुत खस्ता है। वहीं रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान अपने 26 में से 19 सीट लेकर आते हैं, और अब वो एक प्रबल दावेदार हैं, एक बहुत अच्छे साथी हैं एनडीए की। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा, कैसे होगा, ये सब फैसला एनडीए की पूरी जो उनकी टीम है, उनके जो विधायक हैं, वो सब बैठ करके इसका फैसला ले लेंगे। और चूंकि अब वो बहुमत में है, तो पूर्ण उम्मीद है कि एनडीए एक अच्छा गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार के साथ, एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ बिहार में अपना आगे का शासन शुरू करेगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा है, राजनीतिक गलियारे से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, वह है लालू जी का परिवार। और लालू जी के परिवार पर जो ये सवाल और बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं, वो खुलकर अब आए हैं जब रोहिणी ने खुलकर सबके सामने कहना शुरू किया है कि मेरा उस परिवार से कोई नाता नहीं। इसकी शुरुआत कब हुई है, कैसे हुई है, किन कारणों से हुई है, यह बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सब जान रहे हैं कि पारिवारिक कलह तो चल रही थी। अब यह पारिवारिक कलह जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, बाहर आने लगा है। चुनाव से पहले तेज प्रताप को बाहर करना परिवार से, तेज प्रताप का अलग अपना एक दल बनाना, यहां तक तो आपने तेज प्रताप की छवि से उसको ढक करके रख दिया कि अरे वो ऐसा ही व्यक्ति है, वो बड़ा बड़ा बोला है, वो कुछ भी बोल देता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। लेकिन जब रोहिणी ने सवाल खड़े किए हैं, तो लोगों को कह सकते हैं कि एक अचानक से सबके मन में ये सवाल आने लगा कि अरे ऐसा क्या हुआ। सच ये है कि ये सवाल, ये जवाब, ये कलह कुछ सालों से चलता आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये जोर पकड़ा है, और चुनाव खत्म होते होते सबके सामने पर्दाफाश है। सब जानते हैं रोहिणी ने लालू जी के लिए क्या किया है। एक लड़की, एक बेटी, जिसने अपना किडनी दान दिया है अपने पिता की जान को बचाने के। अब वही बेटी अपने परिवार पर सवाल खड़े कर रही है, अपने भाई पर सवाल खड़े कर रही है, भाई के दोस्तों पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले आते हैं हम रोहिणी के ट्वीट पे। रोहिणी ने पहला ट्वीट किया, वो मैं यहां लगा देता हूं। यह है उनका पहला ट्वीट। क्या कहती है रोहिणी अपने पहले ट्वीट में? इस ट्वीट का अगर हम हिंदी रूपांतर करें तो सिंपल सा क्या है, वो ये कह रही हैं कि मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने के लिए कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। बस इतनी सी बात, और समझ लीजिए कि आप एक छोटे से संदेश में उन्होंने आरजेडी के अंदर के कलह को बाहर लाकर रख दिया। कौन है ये संजय यादव और ये रमीज? अब तक सोशल मीडिया पर आप छान चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे कि आखिर ये संजय यादव कौन है, कैसे ये हरियाणा से यहां आकर के इनकी पार्टी का नेतृत्व, इनके पार्टी का चाणक्य बनने की कोशिश में लोटिया डुबो रहा है। कौन है ये रमीज, जिनके सामने एक भाई
कुछ नहीं कर पा रहा है, या एक भाई ही अपने इशारों से इनके द्वारा करवा रहा है, तभी तो रोहिणी को ये लिखना पड़ रहा है कि संजय यादव और रमीज ने ये कहा है। बात इतने पे नहीं रुकती है। इस ट्वीट के बाद रोहिणी एक दूसरा ट्वीट भी करती है। क्या है उनका दूसरा ट्वीट? जब वो घर से निकलती हैं तब ये ट्वीट आता है। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग वो सवाल करते हैं। उन सवालों के जवाब में वो संजय यादव और रमीज का नाम लेती हैं और फिर ये ट्वीट करती हैं। इस ट्वीट में क्या है? हिंदी में स्पष्ट लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। यानी कि वो ये कह रही हैं कि उनके बनाए रास्ते पे एक पिता को जो किडनी दान किया या जो उन्होंने राजनीतिक पहल की, वैसे रास्ते पर कभी एक बेटी को नहीं चलना चाहिए। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि वो सवाल करती है, क्योंकि वो उन सवालों का जवाब चाहती है, आरजेडी की दुर्दशा के बारे में अपने भाई से पूछती है और उनके चाणक्य बने बैठे संजय यादव और वो रमीज उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। फिर लोग कहते हैं, आरजेडी के समर्थक कहते हैं कि यह एक पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला होने के कारण आपको पारिवारिक बातों के बीच में नहीं आना चाहिए, बाहरी लोगों को पारिवारिक बातों के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन शायद आप सबको नहीं मालूम है, या शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब एक परिवार सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरे समाज से जुड़ता है तो वह परिवार सिर्फ और सिर्फ निजी नहीं रह जाता है। बाहर के लोग उससे इमोशनली भी जुड़ते हैं, उसके विरोध के रूप में भी जुड़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो उनसे सवाल तो होंगे। अगर ये सवाल नहीं होने चाहिए तो फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के ऊपर भी सवाल नहीं होने चाहिए। खासकर इंदिरा गांधी, जब संजय गांधी मर जाते हैं उनके परिवार पर सवाल हुए। फिर ये सवाल मोदी पे भी नहीं होने चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो माँ के साथ दिखावा करते हैं, फिर वो भी तो उनका परिवार है, वहां भी ये सवाल नहीं होने चाहिए। लेकिन आप ये सवाल करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली उस राजनीतिक परिवार से जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस वक्त लालू यादव और उनका परिवार, जो डायरेक्टली समाज से जुड़ा हुआ है राजनीतिक रूप से, उनसे सवाल हो रहे हैं। और सवाल यह भी है कि लालू यादव क्यों चुप हैं? लालू यादव चुप हैं या चुप कर दिए गए? मुझे दिखता है कि इस वक्त लालू यादव वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जिन्हें अपना दुर्योधन बेटा तेजस्वी सबसे सफल दिखता है। और शायद वो तेजस्वी दुर्योधन से भी खतरनाक और गंदे रूप से नीचे गिर चुका है। तभी एक बहन पे कोई और सवाल करता है, चाहे वो संजय यादव हो या रमीज हो, वो तो इस परिवार का सदस्य नहीं है, फिर भी उनसे सवाल हो रहे हैं। ये दोनों कौन होते हैं सवाल करने वाले रोहिणी से? कौन होते हैं कहने वाले कि आप यहां से चले जाओ? क्योंकि ये तो रोहिणी ने ट्वीट में लिखा है। इतने पर ही बात नहीं रुकती, बात इससे आगे भी बढ़ती है। और जब इससे आगे बढ़ती है तो वो तीसरा ट्वीट करती है और स्पष्ट कर देती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ या क्या क्या किया गया। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं एक गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके से कोई बेटा भाई हो
तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई अपने घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। हरियाणवी दोस्त, क्लियर है? यह संजय पर सवाल है। आगे कहती हैं, सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आज आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इतना लंबा ट्वीट, साफ क्लियर शब्द हैं, क्लियर बातें हैं। पहले मारने की बात की गई, चप्पल उठाने की बात कही गई, फिर उसके बाद उनकी किडनी को गंदा कहा गया, उन्हें गंदा कहा गया। और ये सब संजय और रमीज के होते हुए हो रहा है। और यहां पे तेजस्वी जैसा नाकारा नीच भाई बैठा सब देख रहा है। और फिर आप कहते हैं कि परिवार के अंदर की कलह पे सवाल न किए जाए। तेज प्रताप ने पहले ही कहा है, आप वो इंटरव्यू या वीडियो उठाकर देखेंगे तो वो पहले ही कहा है उन्होंने कि ऐसा है कि मेरी बहनों पे कोई आंच आएगा और मेरे तक बात पहुंचेगी तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जयचंद जैसा शब्द का प्रयोग वो अपने हर दूसरे लाइन में करता है। कौन है ये जयचंद? अब क्लियर है, वो संजय यादव है जो हरियाणा से यहां पे आकर बैठा है आरजेडी में बिहार में। पता नहीं उसमें ऐसा क्या टैलेंट देख लिया है तेजस्वी यादव ने जो पार्टी को गर्त में पहुंचाने के बाद भी उनके सामने तेजस्वी की जुबान नहीं खुल रही है। अब इससे भी नीचे गर्त में जाएगी आरजेडी। देखिए, मैं आरजेडी पे सवाल खड़े कर रहा हूं यह कहकर आप इस बात को टाल नहीं सकते। जो आरजेडी 75 थी 25 पे आ गई, ये क्यों हुआ? इन चाणक्यों की वजह से, जिन्होंने नकारात्मक राजनीति की है, जिन्होंने विरोधाभास और सिर्फ निगेटिव बातों को उजागर करने की कोशिश, निगेटिव बातें करना और उसकी राजनीति की है। यह चाणक्य नीति नहीं है, यह गंदी राजनीति है। और गंदी राजनीति से कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती, उनका लोटिया डूबना तय है। अब लोग जो हैं सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह इतने जागरूक हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे यार, लग तो रहा था बराबर की टक्कर है। मेरे जैसे व्यक्ति को जब मैं गया 10 दिन बिहार में रहा तो मुझे भी लगा कि नहीं नहीं, ये एक ऐसा है कि मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन लोगों ने मन ही मन ठान लिया है चुपचाप एनडीए, और बिना बताए, बिना एक्सप्रेस किए ज्यादातर लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें आरजेडी की मंशा समझ में आ रही। खैर, अब आते हैं फिर से वापस परिवार पे। रोहिणी के इन तीनों ट्वीट के बाद यह सार्वजनिक हो चुका है कि परिवार में कलह है। तेजस्वी के कारण लालू यादव धृतराष्ट्र बने बैठे हैं और तेजस्वी अपने उन 2 दोस्तों के कारण सबके सामने लगभग नंगे हो चुके हैं। तो फिर मीसा भारती वहीं क्यों है? यह भी एक सवाल है। क्योंकि मीसा भारती वो मैच्योर, वो समझदार से ज्यादा वो सूढ़ लेडी है जो मैं आज बोल रहा हूं कि वो अपने बहनों के इस अपमान का बदला लिए बिना उस घर से नहीं निकलेगी। और वो इतने प्यार से लेगी इनका बदला कि आप सब देखेंगे। मैं ये आज कह रहा हूं, आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। मीसा भारती का दिमाग सबसे तेज है इन सारे लोगों में। मीसा भारती परिपक्व राजनीतिज्ञ है, बस वो पता नहीं
किन कारणों से, शायद वो भी अपने भाई के प्यार के बंधन में इस तरीके से बंधी हुई है, या शायद कुछ और कारण है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मीसा भारती इन सब के बारे में एक अच्छी खासी पोटली बांधकर जो अपने पास रखी है खोलेगी। शायद इसलिए मीसा भारती आज चुप है। अपने बहनों का अपमान देख रही है, भाई के करतूत देख रही है, बड़े भाई के बाहर हो जाने के बाद भी, मतलब भाइयों में बड़ा तेज के बाहर हो जाने के बाद भी वह चुप है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसने सबसे ज़्यादा राजनीति को समझा है, और मुझे लगता है वह पारिवारिक कलह में जब या तो वो तेजस्वी की एकदम सहभागी है, या फिर वो कुछ ऐसे प्लान में है कि तेजस्वी की खटिया वो खड़ी करेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। अब आते हैं कि संजय यादव, जिसे लोग संजय जॉर्ज भी कहते हैं, जो बाद में यादव हो गए, और ये रमीज कौन है? ये लोग कौन हैं जो तेजस्वी के इतने करीबी हैं? ये वो दोस्त हैं जिन्होंने आरजेडी को डुबा दिया है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दो महिलाओं के फोटो बहुत तेजी से वायरल हुए कि इन दोनों ने, ये दोनों प्रवक्ता हैं, इन दोनों ने आरजेडी का लोटिया डुबो दी। अब जो दो लड़के या दो लोग आ रहे हैं वो हैं संजय जॉर्ज, संजय यादव, और दूसरा है रमीज। संजय यादव सबको मालूम है, हरियाणा से डिपोर्ट हुए हैं, यहाँ पहुंचे हैं, और उन्होंने आरजेडी की जो हालत की है आप सब देख रहे हैं। रमीज जो कह सकते हैं कि यूपी का वो बंदा जिसके ऊपर क्रिमिनल के बहुत सारे आरोप हैं, क्राइम के बहुत सारे, और वो एक टिपिकल क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है। पता नहीं किस कारण से वो तेजस्वी से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी का ऐसा क्या राज इन दोनों के पास है कि तेजस्वी चुपचाप इन दोनों को देख रहा है, अपनी बहन के अपमान को लेकर के, परिवार को टूटते हुए देख रहा है, आरजेडी को खत्म होते हुए देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। अभी तक तो कोई बयान नहीं। लोग इस चुप्पी को अगर ये कहते हैं कि ये उसकी समझदारी है, नहीं, उसकी ये चुप्पी उसका डर है, जो अब सबके सामने आ चुका है कि भैया तुम तो सबसे गिरे हुए इंसान हो। खैर, अब आते हैं प्रियंका भारती और कंचना यादव पर। ये दोनों प्रवक्ता थी। इन्होंने कितने सारे बयान मैंने इनके देखे हैं, जहां ये स्त्री के अस्तित्व की बात करती हैं, जहां ये बहुजन समाज की लड़कियों की बात करती हैं, औरतों की बात करती हैं, और कहती हैं कि आरजेडी ऐसे लोगों को ऊंचा करता है। आज कहाँ हैं आप ही के परिवार की एक लड़की को ये कहा जाता है, चप्पल दिखाया जाता है, घर से बाहर करने के लिए कहा जाता है, गंदी किडनी देने वाली कहा जाता है, और आप इस बात को इस बयान से कह के बच रहे हैं कि ये परिवार का अंदर का मामला है। और फिर आप कहेंगे कि आप सामाजिक बात करते हैं। आप भाग रहे हैं। आप दोनों, मैं दोनों का फोटो यहां लगा दे रहा हूं, आप दोनों आज चुप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। सच ये है कि आप सिर्फ आरजेडी की वैसी प्रवक्ता है जो बाहर से कूद कर यहाँ आई हैं, और सिर्फ आप बिहार को नहीं समझती, आप बिहार की बातों को नहीं समझती, बिहार की राजनीति को नहीं समझती, बिहार के लोगों को नहीं समझती। बस संजय यादव और रमीज की कठपुतली हैं। उन्होंने जो कहा आपने वही बकवास यहाँ किया, और उस बकवास के कारण आरजेडी की दुर्दशा हुई। और आज जब आप कहती हैं कि एक बहुजन समाज, एक ऐसा समाज, एक नीचे का तबका, एक दबा हुआ तबका, वहाँ की औरतों के बारे में बात करती हैं, लेकिन जब उसी परिवार की एक लड़की को चप्पल दिखाया जाता है, उसकी किडनी को गलत कहा जाता है, गंदा कहा जाता है, तब आप ये कहती हैं परिवार के अंदर का मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना, और वहां से बचकर चुपचाप निकलती हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। सच ये है कि आप दोनों भी आरजेडी को डुबाने में एक अच्छी खासी भूमिका निभाती। आप पारिवारिक मामला कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर सच में आपको सामाजिक चिंता है, सच में आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं तो। खैर, इसके आगे आते हैं। अब इसके आगे ये है
कि परिवार, राजनीति और उसके बाद आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। अगर कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करे तो मैं आगे के दिनों में ये देख रहा हूं कि आरजेडी, जिसे लालू प्रसाद ने एक अलग तरीके से खड़ा किया था, जिसे लालू प्रसाद ने बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बना दिया था, सारे लोगों के विरोध के बावजूद जो बहुमत के साथ सरकार बनाते थे, उस व्यक्ति के इस पार्टी को उनके इस नाकारा बेटे ने खत्म कर दिया है। और अब एक बेटा, जो बड़ा बेटा है, जिससे परिवार से बेदखल कर दिया गया है, जिससे पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, उसने एक जेजेडी एक पार्टी बनाई है। और मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी का अस्तित्व खत्म होगा और जेजेडी का अस्तित्व थोड़ा बहुत शुरुआत की तरफ बढ़ेगा। और अगर कहीं इस वीडियो को देखने के बाद या ऐसे और तमाम लोगों के विचारों के बाद बहनें, खासकर रोहिणी या जो बहनें घर छोड़कर चली गईं, उसमें से जो राजनीतिक रूप से जुड़ी हैं, वो अगर चली जाती हैं जेजेडी के पास, वो अगर चली जाती हैं तेज प्रताप के पास, तो मैं अगले चुनाव में दावा करता हूं कि जेजेडी आरजेडी से ज्यादा सीट लेकर के आएगी। शायद आरजेडी 2-4 में रह जाए और जेजेडी 10-15-20 लेके आ जाए, क्योंकि राजनीति साफ दिलों को समझने की स्थिति में अब आने लगी है। तेज प्रताप बहुत ही मैं नहीं कहूंगा कि कमाल के व्यक्तित्व है, लेकिन इतना है कि उसकी साफगोई अब लोगों को समझ में आने लगी है, सनातन के प्रति उनका प्यार लोगों को समझ में आने लगा है। और द सेम टाइम में वो पहला आदमी है जो पारिवारिक इस कलह को समझते हुए जयचंद नाम देकर लगातार बताता रहा है कि जब तक संजय यादव वहां है आरजेडी नहीं संभल सकती। और अब उस छोटे भाई की बेवकूफ़ी, उसका नकारापन इस स्थिति में आ गई है कि अब कभी भी वो पार्टी खत्म हो सकती है। देखिए, ये समझने वाली बात है। लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे इस बातों पे ये ढूंढ लेंगे कि भैया ये तो फॉरवर्ड कास्ट है, ये झा है और ये बहुत सारी ऐसी बातें इसलिए कर रहा है, ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, जैसी बहुत सारी बातें होंगी। पर इन सारी बातों के बीच यही सच है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, तेजस्वी यादव आपके जैसा नकारा भाई राजनैतिक जीवन में हमने ही नहीं, हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। जिस बहन ने किस दुख के साथ ये सारे ट्वीट किए होंगे जब उसे मारने के लिए चप्पल उठाया गया होगा, जब उसे गंदी किडनी देने वाली कहा गया होगा, जब उसे परिवार छोड़कर जाने के लिए कहा हो गया, और एक नकारा नीच भाई ये सब खड़ा होता हुआ देख रहा होगा या ये कर रहा होगा, तो आपसे लाख गुना बेहतर तेज प्रताप है, जो परिवार से अलग होने के बाद भी ये बात कहता है। उन्होंने ये बात कही है कि मेरी बहन के साथ कुछ होगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं उन जयचंदों को छोड़ूंगा नहीं। आज उनका कहा सही साबित हो रहा है, आज तेज प्रताप का कहा सही साबित हो रहा है। तो लोगों के समझ में ये बात धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो आरजेडी से ताकतवर जेजेडी होगी। पारिवारिक कलह में पूरे इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब पार्टियां टूटी हैं, अलग हुई हैं, तो दूसरी पार्टी ज्यादा मजबूती से उभरी है। हो सकता है तेज प्रताप का पार्टी उभर जाए, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आरजेडी के अब उभरने की उम्मीद ना के बराबर है। आप सब ये बात स्वीकार लें, क्योंकि नीचता की हद तक जाने वाला एक भाई कभी भी एक अच्छी पार्टी, एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत विपक्ष या पक्ष समाज को नहीं दे सकता। रोहिणी के बयान और उसके दुख के साथ, उसकी इन बातों के साथ, उसके ट्वीट नंबर 1, उसका ट्वीट नंबर 2,
उसका ट्वीट नंबर 3। इन सारे ट्वीटर्स के साथ, इन सारे ट्वीट पे कही गई बातों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं कि आप विचार करिए कि वो किस दुख के साथ ये सब लिख करके वहां से निकली है, ये सब कह रही है। और वो तेज प्रताप जो इसको पहले ही छोड़ चुका है, इस परिवार को, आज तेजस्वी कितना नीचे गिर गया है कि इन लोगों को, इस बहन को ऐसा कहना पड़ रहा है। अब विचार आपके ऊपर है। मेरा वीडियो आज के लिए बस इतना ही है। आरजेडी अपने गर्त में है और अगर यही हालत रही तो शायद 0 पे होगी। रोहिणी के साथ सहानुभूति है। बस वो जो एक लाइन है जो हम सब कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि भैया कर्म का फल, तो क्या ये लालू जी के कर्म का फल है? क्या वो धृतराष्ट्र बने बैठे अपने नाकारा इस कह सकते हैं कि दुर्योधन को देखते रहेंगे? तो देखते रहिए और अपने इस पार्टी को मटियामेट होते हुए देख करके जाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।